Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में। थ्रेड लाइफ साइकिल को समझने के लिए हमें पहले उन स्टेट्स के बारे में समझना होगा जो जावा ने एक थ्रेड को कर रखी है असाइन। जावा ने टोटल 6 स्टेट्स आपकी थ्रेड को असाइन की हुई है। एक थ्रेड बॉर्न होने के बाद से एंड होने तक इन्हीं 6 स्टेट्स में से किसी न किसी स्टेट में हमेशा बिलोंग करती है। कैसे जावा एक थ्रेड को इन 6 स्टेट्स में से कोई एक स्टेट असाइन करती है, एक स्टेट में जाने के बाद थ्रेड अपना स्टेट किस तरीके से बदलती है और बदलने के बाद किन स्टेट्स में वो जा सकती है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए हमारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर। गाइस, थ्रेड लाइफ साइकिल में थ्रेड की जो पहली स्टेट होती है वो होती है न्यू या बॉर्न स्टेट। हमने पिछले वीडियोस में भी इस स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है वैसे ही एक थ्रेड आ जाती है न्यू स्टेट में। न्यू स्टेट के बाद अगली स्टेट होती है हमारी रनेबल स्टेट। रनेबल स्टेट में आने के लिए थ्रेड का स्टार्ट मेथड को कॉल करना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही थ्रेड अपने स्टार्ट मेथड को कॉल करती है ये आ जाती है रनेबल स्टेट में। रनेबल स्टेट के बाद जो अगला स्टेट है उसे हम कहते हैं रनिंग स्टेट। थ्रेड जैसे ही अपना एग्जीक्यूशन शुरू करती है वो आ जाती है रनिंग स्टेट में, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ही थ्रेड शेड्यूलर इसे थ्रेड पूल में से पिक कर सीपीयू पर शेड्यूल कर देता है ये आ जाती है रनिंग स्टेट में। और जैसे ही थ्रेड रनिंग स्टेट में आती है ये अपने रन मेथड का एग्जीक्यूशन शुरू कर देती है। अब जरा एक बात को ध्यान रखिएगा, जावा ने अपनी तरफ से थ्रेड को कोई भी रनिंग स्टेट अलॉट नहीं किया है। मतलब यहाँ जो मैंने लिख रखा है रनिंग स्टेट, ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रखा है। जावा इस रनेबल स्टेट और इस रनिंग स्टेट इन दोनों को ही एक स्टेट मानती है और इसे वो नाम देती है सिर्फ रनेबल स्टेट। मतलब ये जो 2 स्टेट्स आप देख रहे हैं, जावा के नज़र से आप इन दोनों स्टेट्स को क्लब कर दीजिए और इसे नाम दे दीजिए रनेबल स्टेट। इसका मतलब रनेबल स्टेट में आने का मतलब ही होता है कि थ्रेड पूल में चली गई है। थ्रेड पूल में से अब इसे शेड्यूलर कभी भी पिक कर सीपीयू पर शिफ्ट कर देगा और सीपीयू पर शिफ्ट होते ही वो अपने रन का एग्जीक्यूशन शुरू कर देगी। तो जावा के हिसाब से ये रनिंग स्टेट और रनेबल स्टेट एक ही स्टेट है जिसे वो कहती है सिर्फ रनेबल स्टेट। इसीलिए इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये पर्टिकुलर स्टेट जावा के स्टेट से बिलोंग नहीं करती। चलिए, अब अगली स्टेट जो जावा ने अपनी तरफ से थ्रेड के लिए अलॉट करके रखी है वो है टाइम वेटिंग स्टेट। जैसे ही कोई थ्रेड स्लीप या ज्वाइन मेथड को कॉल करती है, पर ज्वाइन मेथड वो वाला जो आपसे आर्ग्यूमेंट में टाइम पीरियड एक्सेप्ट करता है। अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हो तो मैंने आपसे कहा था ज्वाइन के 3 ओवरलोडेड वर्जन्स हैं। एक आपसे आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं लेता, एक आपसे आर्ग्यूमेंट में मिली सेकेंड लेता है और एक ज्वाइन आपसे मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड भी लेता है। अगर आप यहाँ पर वो ज्वाइन कॉल कर रहे हैं जो आर्ग्यूमेंट में या तो आपसे सिर्फ मिली सेकेंड ले या मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड्स दोनों ले। अगर थ्रेड ऐसे किसी ज्वाइन मेथड को कॉल करती है या फिर वो स्लीप मेथड को कॉल करती है तो वो आ जाती है टाइम वेटिंग स्टेट में। इसके बाद जो अगली स्टेट है उसे हम कहते हैं वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट में जाने के लिए थ्रेड को कॉल करना पड़ता है वेट मेथड या फिर वो वाला ज्वाइन मेथड जो आपसे आर्ग्यूमेंट में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर थ्रेड इन दोनों में से किसी भी मेथड को कॉल करती है तो वो आ जाती है वेटिंग स्टेट में। अभी तक के लेक्चर्स में हमने इस वेट मेथड को डिस्कस नहीं किया है। आने वाले लेक्चर्स में जब हम सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे उसी में हम डिस्कस करेंगे इस वेट मेथड की वर्किंग को। चलिए, अब अगली स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड स्टेट आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जैसे ही रन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है वैसे ही थ्रेड हो जाती है टर्मिनेट। इसके अलावा एक और स्टेट होती है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और इसका नाम है ब्लॉक्ड स्टेट। ये स्टेट आप तब तक नहीं समझ पाएंगे अच्छे से जब तक आप सिंक्रोनाइजेशन को ना समझ लें। जब मैं सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक समझाऊंगा तब आप इस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, पर तब तक के लिए बस इसका डिस्क्रिप्शन देख लें कि जब एक थ्रेड लॉक को एक्वायर करने के लिए वेट करती है तो उसे शिफ्ट कर दिया जाता है ब्लॉक्ड स्टेट में। अब ये लॉक क्या होता है, किस चीज़ पर थ्रेड को लॉक एक्वायर करना होता है, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक में। ये जो हाईलाइटेड स्टेट को छोड़ के आप बाकी 6 स्टेट्स देख रहे हैं, ये वो ऑफिशियल 6 स्टेट्स हैं जो जावा ने अपनी तरफ से एक थ्रेड को कर रखी है असाइन। अगर मैं इस हाईलाइटेड स्टेट को छोड़ दूं
तो मैं कहूँगा एक थ्रेड अपनी एंटायर लाइफ में इन 6 स्टेट्स में से किसी ना किसी एक स्टेट में हमेशा प्रेजेंट होती है। अब एक थ्रेड कैसे इन स्टेट्स को आपस में बदलती है, इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं विद द थ्रेड ट्रांजिशन डायग्राम। सो आइए समझते हैं कि एक थ्रेड किसी पर्टिकुलर स्टेट में कब तक रहती है और एक स्टेट से निकलकर वो किसी दूसरी कौन सी स्पेसिफिक स्टेट में एंटर करती है। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है थ्रेड क्लास का, थ्रेड आ जाती है हमारी बॉर्न स्टेट में। बॉर्न स्टेट में आने के बाद जैसे ही स्टार्ट मेथड को थ्रेड कॉल कर लेती है, ये आ जाती है रनेबल स्टेट में। अब रनेबल स्टेट में आने के बाद जब भी थ्रेड शेड्यूलर इसे सीपीयू अलॉट करता है तो हमारी थ्रेड आ जाती है रनिंग स्टेट में। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये रनिंग स्टेट जावा की तरफ से आपकी थ्रेड को अलॉट किया गया कोई भी स्टेट नहीं है। ये रनिंग स्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम किसी थ्रेड को अलॉट करता है। जावा के लिए तो ये रनेबल स्टेट और रनिंग स्टेट एक ही स्टेट है, पर आपको चीज़ें क्लियरली समझ आएं इसलिए मैं इस स्टेट को स्प्लिट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे थ्रेड्स अपने स्टेट को बदलती हैं। सो जैसे ही थ्रेड शेड्यूलर ने थ्रेड को सीपीयू पर शिफ्ट किया, वो आ गई रनिंग स्टेट में। अब ये थ्रेड रनिंग स्टेट में तब तक रहती है, या ये कह लीजिए ये थ्रेड सीपीयू पर तब तक रहती है जब तक टाइम क्वांटम एक्सपायर नहीं हो जाता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं उस पर हर थ्रेड को कुछ स्पेसिफिक टाइम तक ही रनिंग स्टेट में रखा जाता है या सीपीयू पर अलॉट किया जाता है, उसके बाद उसे प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है। सो या तो टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाए तो आपका शेड्यूलर इसे रनिंग स्टेट से वापस शिफ्ट कर देगा रनेबल स्टेट में, या फिर एक हाई प्रायोरिटी की थ्रेड रनेबल स्टेट में आ जाए और वो सीपीयू को डिमांड करने लगे। सो इन दो स्थितियों में आपका थ्रेड शेड्यूलर थ्रेड को सीपीयू पर से हटाकर वापस शिफ्ट कर देगा रनेबल स्टेट में। अब जैसे ही सीपीयू फिर आइडल होगा, आपका थ्रेड शेड्यूलर फिर से रनेबल स्टेट में गई हुई थ्रेड को शिफ्ट करेगा रनिंग स्टेट में। इस रनिंग स्टेट में रहते हुए अगर आपकी थ्रेड स्लीप या जॉइन मेथड को कॉल कर ले, पर वो वाला जॉइन जो आपसे आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, तो आपकी थ्रेड चली जाएगी टाइम वेटिंग स्टेट में। अगर आप इसके नाम को ध्यान से समझ रहे हैं तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है टाइम वेटिंग, मतलब एक थ्रेड इस स्टेट में तब तक रहेगी जब तक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड इलैप्स्ड नहीं हो जाता। सो जैसे ही ये टाइम जो आपने स्लीप और जॉइन को प्रोवाइड किया है वो एक्सपायर हो जाए, या फिर जॉइन मेथड को दिए गए टाइम से पहले ही वो स्पेसिफिक थ्रेड जिसने जॉइन को कॉल किया है वो डेड हो जाए, तो आपकी टाइम वेटिंग स्टेट में गई हुई थ्रेड वापस लौट आएगी रनेबल स्टेट में। होप आपने जॉइन का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा दो थ्रेड्स होती है, एक होती है स्पेसिफिक थ्रेड और एक होती है कॉलिंग थ्रेड। तो कॉलिंग थ्रेड चली जाती है टाइम वेटिंग स्टेट में तब तक के लिए जब तक स्पेसिफिक थ्रेड या तो डेड हो जाए या फिर ये मिली सेकेंड्स जो आपने जॉइन को पास किए हैं वो एक्सपायर हो जाए, और इसके एक्सपायर होते ही आपकी थ्रेड वापस आ जाती है रनेबल स्टेट में। चलिए अब यहाँ पर एक बात को ऑब्जर्व कीजिएगा। मान लीजिए आपने स्लीप को आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया 100 मिली सेकेंड्स, तो जैसे ही एक थ्रेड स्लीप को कॉल करेगी वो 100 मिली सेकेंड्स के लिए इस टाइम वेटिंग स्टेट में आ जाएगी, लेकिन 100 मिली सेकेंड्स के एक्सपायर होते ही वो शिफ्ट कर जाएगी टाइम वेटिंग स्टेट से रनेबल स्टेट में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने स्लीप मेथड को 100 मिली सेकेंड आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया है तो थ्रेड 101वें मिली सेकेंड पे अपना एग्जीक्यूशन फिर शुरू कर देगी? सो आंसर इज नो। जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर जैसे ही 100वां मिली सेकेंड खत्म होगा आपकी थ्रेड शिफ्ट हो जाएगी रनेबल स्टेट में, और रनेबल स्टेट से जब तक वो रनिंग स्टेट में शिफ्ट नहीं की जाती तब तक वो अपना एग्जीक्यूशन वापस रिज्यूम नहीं कर सकती। इसका मतलब क्वाइट पॉसिबल है कि 100वें मिली सेकेंड के बाद जब 101वें मिली सेकेंड में रनेबल स्टेट में आपकी थ्रेड आएगी तो यहाँ कुछ और मिली सेकेंड्स वो रुके और उसके बाद जाकर थ्रेड शेड्यूलर उसे वापस सीपीयू अलॉट करे। सो इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता कि अगर आपने स्लीप को 100 मिली सेकेंड्स आर्ग्यूमेंट पास किए हैं तो 101वें मिली सेकेंड पे थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन फिर से शुरू कर देगी। इट इज़ कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द थ्रेड शेड्यूलर कि वो 100वें मिली सेकेंड के बाद 101वें मिली सेकेंड पे वापस इसे शेड्यूल कर रहा है या नहीं, या इसे कुछ और देर रनेबल स्टेट में रख रहा है। सो जब थ्रेड शेड्यूलर का मन हुआ तो उसने आपकी रनेबल स्टेट में आई हुई थ्रेड को वापस शेड्यूल किया रनिंग स्टेट में। अब अगर रनिंग स्टेट में कोई थ्रेड
वेट या ज्वाइन मेथड को कॉल कर ले, और ज्वाइन वो वाला जो आपसे आर्ग्यूमेंट में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपकी थ्रेड आ जाती है वेटिंग स्टेट में। अब इस वेटिंग स्टेट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। जब एक थ्रेड वेटिंग स्टेट में आती है तो वो ऑटोमेटिकली फिर अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। जैसे जब वो टाइम वेटिंग स्टेट में होती है तो जैसे ही टाइम पीरियड एक्सपायर होता है तो ये टाइम वेटिंग स्टेट से अपने आप ही शिफ्ट हो जाती है रनेबल स्टेट में। मतलब किसी दूसरी थ्रेड का यहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं होता। जिस थ्रेड ने भी इस स्लीप या ज्वाइन को कॉल किया है, अपने आप ही टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद वो खुद ब खुद शिफ्ट हो जाती है इस रनेबल स्टेट में। पर जब कोई थ्रेड वेट या ज्वाइन को कॉल करके वेटिंग स्टेट में शिफ्ट होती है तो वो खुद से इस वेटिंग स्टेट से बाहर नहीं आ पाती। इस वेटिंग स्टेट से बाहर आने के लिए ये हो जाती है एक दूसरी थ्रेड के ऊपर डिपेंड। तो जब तक कोई दूसरी थ्रेड नोटिफाई मेथड या नोटिफाई ऑल मेथड को कॉल नहीं कर देती, किसके केस में? वेट के केस में। मतलब अगर कोई थ्रेड वेट को कॉल करके वेटिंग स्टेट में गई है तो वो तब तक वेटिंग स्टेट में रहेगी जब तक कोई दूसरी थ्रेड नोटिफाई या नोटिफाई ऑल को कॉल ना कर ले। और अगर वो ज्वाइन को कॉल करके वेटिंग स्टेट में गई है तो जब तक वो स्पेसिफिक थ्रेड जिसने ज्वाइन को कॉल किया था वो डेड नहीं हो जाती, तब तक थ्रेड वेटिंग स्टेट में ही बनी रहेगी। सो इन तीनों कामों के लिए वेटिंग स्टेट में जो थ्रेड है वो दूसरी किसी थ्रेड पर डिपेंड हो जाती है। जब तक वो थ्रेड्स इन ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करेगी तब तक थ्रेड वेटिंग स्टेट में ही बनी रहती है। और जैसे ही कोई भी थ्रेड इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर देती है, थ्रेड वापस आ जाती है हमारी रनेबल स्टेट में। अब रनेबल स्टेट में आने के बाद फिर इसकी डिपेंडेंसी हो जाती है थ्रेड शेड्यूलर पर। जब थ्रेड शेड्यूलर वापस इसे पिक करेगा और सीपीयू पर शेड्यूल करेगा तो ये अपने एग्जीक्यूशन को करेगी फिर से रिज्यूम। चलिए अब आने वाली है हमारी ब्लॉक्ड स्टेट। इस स्टेट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। वैसे तो ये आपको पूरी तरीके से भी समझ में नहीं आएगी जब तक आप सिंक्रोनाइजेशन ना पढ़ लें, पर फिर भी इसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा। सो मान लीजिए एक एग्जीक्यूट होती हुई थ्रेड किसी ऐसे मेथड में एंटर करने की कोशिश करती है जिस मेथड को बनाया गया है सिंक्रोनाइज्ड। मतलब जैसे एक मेथड स्टैटिक होता है, जैसे एक मेथड नॉन स्टैटिक होता है, वैसे ही एक मेथड सिंक्रोनाइज्ड भी होता है। मतलब आप मेथड को सिंक्रोनाइज्ड भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो सब हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप मान लीजिए कि एक मेथड ऐसा भी होता है जिसे आप सिंक्रोनाइज्ड बना सकते हैं। सो अगर एक थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में या मेथड में एंटर करने की कोशिश करती है तो उस ब्लॉक में एंटर करने से पहले उसके पास एक लॉक का होना ज़रूरी होता है। जब तक थ्रेड को उस लॉक की ओनरशिप नहीं मिलती तब तक वो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में एंटर नहीं कर सकती। सो जैसे ही एक करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में एंटर करने की कोशिश करती है और लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करती है पर लॉक को एक्वायर कर नहीं पाती है, तो वो आ जाती है हमारी ब्लॉक्ड स्टेट में। फिर से समझिएगा, एक चलती हुई थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में एंटर करने की कोशिश कर रही है। एंटर करने के लिए उसे एक लॉक की ज़रूरत है, तो उस लॉक को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है पर वो उसे एक्वायर कर नहीं पाती है, इसलिए उसे रनिंग स्टेट से शिफ्ट कर दिया जाता है ब्लॉक्ड स्टेट में। और ब्लॉक्ड स्टेट में आने के बाद थ्रेड तब तक ब्लॉक्ड स्टेट में रहती है जब तक वो लॉक को एक्वायर नहीं कर लेती, और एक बार जब लॉक एक्वायर हो जाता है तो वो वापस आ जाती है हमारी रनेबल स्टेट में। रनेबल स्टेट में आने के बाद फिर थ्रेड शेड्यूलर इसे शेड्यूल करता है सीपीयू पर और वो आती है रनिंग स्टेट में। और जैसे ही थ्रेड अपने रन का एग्जीक्यूशन खत्म कर लेती है, जैसे ही रन मेथड फिनिश हो जाता है, हमारी थ्रेड आ जाती है टर्मिनेटेड स्टेट में। सो गाइज, ये है एक थ्रेड का लाइफ साइकिल। एक थ्रेड कैसे बनती है, किन किन स्टेट से होकर गुजरती है और फिर कैसे हो जाती है टर्मिनेट। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने की। ओके गाइज, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।